छत्तीसगढ़ में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन बस्तर ओलंपिक का आगाज हो रहा है। शनिवार से शुरू होने जा रहे इस दूसरे संस्करण को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। बस्तर के आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 3,91,297 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1,63,668 पुरुष और 2,27,629 महिला खिलाड़ी शामिल है। पिछले साल की तुलना में ये संख्या बढ़कर दुगना से अधिक हो गई है। पहले संस्करण में 1,65,000 खिलाड़ियों ने ही भाग लिया था। वहीं इसे लेकर उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साह ने कहा कि 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राज्योत्सव की वजह से इसमें विलंब भी हो सकता है। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत जो हमने समय निर्धारित किया है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, परंतु स्कूलों की अभी छुट्टी चल रही है और राज्योत्सव का भी आयोजन सभी जिलों में होना है, इसलिए जो शुभारंभ की तिथि है वो अलग होगी। पहले विकासखंड स्तर पर होगी, फिर जिला स्तर पर और फिर संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा। पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण से डेट में, तिथि में परिवर्तन होगा, पर विकासखंड स्तरीय पहले करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित मशहूर आमा तालाब आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पहले लोग जहां सुबह की सैर, पूजा पाठ और सुकून के लिए यहां आते थे, वहीं अब चारों ओर गंदगी, कचरा और दुर्गंध ने इस तालाब को निगल लिया है। साथ ही तालाब में ना तो नियमित सफाई होती है, ना ही नालों का पानी रोकने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आज है 25 अक्टूबर, यानी कि आज है नहाए खाए, और इसी कड़ी में अब हम देख सकते हैं कि छठ का जो महापर्व है वो काफ़ी नज़दीक है। आज जैसे कि मैंने बताया कि नहाए खाए है, और अभी हम खड़े हैं आमा तालाब में। आप पीछे इसका जो नज़ारा है वह देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे का। जो जितने भी कचरे हैं या फिर जो भी दिवाली में पूजा पाठ हुआ है उस सब को यहाँ पर विसर्जित किया गया है, और यहाँ पे का जो हाल है वह बेहाल हो रखा है। इतना ख़राब हो रखा है, गंदगी यहाँ पे जमा हो चुकी है। जो घाट है वो बिल्कुल अब पूजा करने के लायक नहीं बचा है। जैसे कि मैंने बताया कि छठ का महापर्व इतने करीब है, 2 दिन बाद यहाँ पर लोग अर्घ देने आएंगे, और वहीं पर ना नगर निगम इस पर ध्यान दे रहा है, ना पार्षद इस पर ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे जो गंदगी है वह कैसे ऊपर में आप देख सकते हैं तैरती हुई आपको नज़र आ रही है। इससे ना सिर्फ पानी प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आसपास का जो माहौल है वह भी ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे के जो लोग हैं वह काफ़ी गुस्से में हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आइए यहाँ के रहवासियों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पे। कैसे देखते हैं आप इनको, क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? हमारे रामकुंड तालाब में आज तक न पार्षद ने कभी कुछ ध्यान दिए है, न कुछ नहीं किए हैं। कुछ भी बोलो तो बोलता है वो हमारे तुम्हारे वार्ड से हम जीते नहीं हैं। पार्षद हमारे को ऐसे जवाब देता है। इस तालाब सिर्फ छठ के समय भी साफ होता है, उसके बाद कभी आमा तालाब में कोई ध्यान नहीं दिया है। बीजेपी का है सरकार चल रहा है, बीजेपी की सरकार में ऐसी है बस कि क्या बोलते हैं हम तुम्हारे वार्ड से जीते नहीं, हमारे वार्ड का पार्षद मोहल्ले से नहीं जीते, मतलब हमारे मोहल्ले से नहीं जीते। आपको क्या लगता है कि क्या से साफ सफाई होती है? साफ सफाई मामले से छठ पूजा में होता है, ऐसे समय साफ सफाई होता ही नहीं है यहाँ। छठ पूजा 2 दिन बाद है और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हाल है कचरा आज भी पड़ा हुआ है, कचरा तो उठा ही नहीं है। और 1 हफ्ता पहले तो ऐसे ही था। दिवाली तो पूरा हिंदू का त्यौहार है, फिर साफ होना चाहिए, पहले साफ होना चाहिए। छठ पूजा क्या रखा है, वो भी हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इसमें होना चाहिए कि दिवाली के पहले साफ सफाई हो, ताकि आने जाने लोग ठंडा करने आ रहे, बदबू के मारे नहीं कर पा रहे हैं। माता ही ठंडा होता है, यहाँ सब कुछ यही ठंडा होता है। उसके बाद आपने पार्षद को कंप्लेन किया, शिकायत की पार्षद को? वो करने पर वही बोलता कि हम तुम्हारे वार्ड से नहीं जीते, मतलब वार्ड से बोलने के तुम्हारे मोहल्ले से नहीं जीते हैं, वहाँ से जीते हैं। हमारे साथ अभी वार्ड के पार्षद दीपक जी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, बताया जा रहा है कि आपके जो वार्ड के अंदर आमा तालाब आता है वह काफ़ी गंदगी भरा है, आप उस पर बारे में क्या कहेंगे? आप कौन बताया जा रहा है? पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ। और रहा सफाई की बात, लगातार सफाई का काम चालू है। वार्ड में हमारे 6 तालाब आते हैं। लगातार छठ पूजा एक आमा तालाब में बहुत बड़े रूप में, भव्य रूप में मनाया जाता है। हमारे पूरे कर्मचारी, आज मैं खुद 3 दिन से वहाँ पे लगातार जा रहा हूँ, जोन कमिश्नर से लेकर अधिकारी पूरे लगे हुए हैं। थोड़े बहुत जो और कचरे हैं वो अभी छठ पूजा से पहले सब हट जाएंगे। मगर मैं आपके माध्यम से लोगों से, वार्डवासियों से अपील भी करना था, लोग जब तक जागरूक ना हो तब तक सफाई व्यवस्था सिर्फ नगर निगम के भरोसे नहीं हो सकती। लगातार तालाब की सफाई होती रहती है, पूजा पाठ के नाम से वहाँ पे लोग सारा चीज़ वहाँ पे डंप करके चले जाते हैं। दिवाली के 2 दिन पहले ही पूरा तालाब पूरा सफाई किया गया था, और अब आप आज जाकर देखेंगे होंगे तो शायद वहाँ पे कचरा और पड़ा हुआ, वो फिर से वापस सब उठ जाएगा।
वहाँ के रहवासियों की ये शिकायत है कि जो सफाई है वह सिर्फ छठ पूजा के दौरान ही होती है, बाकी जो त्यौहार तीज त्यौहार होते हैं उस दौरान कोई साफ सफाई नहीं होती है। ठीक है, इस छठ पूजा आपके साथ वापस सफाई करने के बाद अगले छठ में मिलता है। अगर लोगों को कहना है तो फिर देखते हैं कि कितना कचरा है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। लगातार वार्ड की साफ सफाई, और आप सोचिए कि एक बार एक कागज़ का टुकड़ा एक जगह अगर हम फेंकेंगे तो साल भर या 365 दिन में कितना हो जाएगा। तो ये असंभव है, ये गलत बातें हैं। लगातार साफ सफाई की व्यवस्था होती रहती है। वहाँ के लोग जिन्होंने आपको बयान दिया होगा, वहाँ के रहवासी ही कचरा, हर घर में कचरा, डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती है, लगातार गाड़ी जाती है हर घर में। तो लोग वहाँ कचरा आखिर कहाँ से आएगा? कोई दूसरे वार्ड के लोग तो नहीं फेंकने आएंगे। वहीं के रहवासी जिन्होंने आपको बयान दिया होगा वही शायद उन्होंने फेंका होगा कचरा। और लगातार हमारी गाड़ी, हमारा डंपिंग पॉइंट भी बना हुआ है, वहाँ पे आसपास के जो हमारे जितने कर्मचारी हैं वो लगातार सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ ही में एक शिकायत ये भी है कि वह कहते हैं कि आपके पास जब भी वो शिकायत लेके जाते हैं आप कहते हैं कि आप उनके मोहल्ले से नहीं जीते हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं है और मैं कभी ऐसा विषय मेरे पास आया भी नहीं है। ये मोहल्ला नहीं, वार्ड मेरा है, शहर मेरा है, स्वच्छ मेरा रहेगा। ये ऐसा विषय नहीं है। मैं अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्ट आपके साथ चलता हूँ, और किसने इस विषय को बोला मैं पूछ लूँगा सामने जाके। तो जैसे कि पार्षद का कहना है कि जो साफ सफाई है वो नियमित रूप से होती है और जो कचरे हैं वह आसपास के रहवासियों के द्वारा ही फैलाए जा रहे हैं। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ दृश्य न्यूज़ रायपुर। राज्य में पहाड़ों की राजनीति को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी ने विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ कैप्टन राकेश सिध्यानी ने बताया कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ता सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे अन्य पार्टियां लगी हुई हैं उसी तर्ज पे हमारी पार्टी भी अपने 2027 के चुनाव में तैयारी में है। रही बात अध्यक्ष चुनाव की, सुमित लारो बोला, तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो जारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को उसका ईमेल भी किया हुआ है कि 3 महीने के अंदर हम अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, चाहे वो सर्वसम्मति से हो या लोकतांत्रिक तरीका जो इलेक्शन का तरीका है उससे हो। तो ये नहीं है कि हमने, अगर हमारा अध्यक्ष नहीं बना है तो हम जो है अपना विधानसभा के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे। हमारे हर जिले में कार्यकारिणी तैयार है। हमारे जिला अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और जिला अध्यक्षों ने अपने नीचे कार्यकारिणी ब्लॉक लेवल तक या नीचे लेवल तक उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बना ली है और सभी लोग पूरे जोर शोर से 2027 के चुनाव में अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में हजारों आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को लंबे समय से रोजगार और लाइसेंस संबंधी सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान लगभग 100 आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर संचालित है, जबकि लगभग 4000 प्रशिक्षित आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट महासंघ ने ज्ञापन दिया, जिसमें नए पद सृजित किए जाने की मांग की गई है। आज हमने सचिवालय में जाके बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट संगठन का एक ज्ञापन दिया है। उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, पहला ये है कि बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की जो है कि नियुक्ति नहीं हो पा रहे हैं, क्या नए पद सृजित नहीं हो पा रहे हैं। अगर नए पद नहीं है सरकार के पास तो इतने कॉलेज क्यों बनाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, अभी तक आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एलोपैथ के तर्ज पर लाइसेंस अलाउ नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक हर गली मोहल्ले की दुकानों में भी आयुर्वेदिक दवाइयां बिक रही है। ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने अग्निवीर भर्ती से पूर्व युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली है। विभाग जल्द ही प्रदेश के सभी 13 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से
इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित ही इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन में देश भर से प्रवासी उत्तराखंडी अपने अनुभव साझा करेंगे और उत्तराखंड के विकास के लिए सुझाव देंगे। क्या कार्यक्रम होगा इसको? जो पहला पर्पज है, पहला उद्देश्य तो ये है कि जो प्रवासी हैं उनको हम अपने राज्य के साथ, अपनी जड़ों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये पिछले सम्मेलन के बाद में इसमें काफ़ी सफलता मिली है और प्रवासी जो हैं अब अपने राज्य से जुड़ रहे हैं। उसके अलावा एक मुख्यमंत्री जी की पहल थी कि अडॉप्ट ए विलेज वाला जो प्रोग्राम था, उसमें भी काफ़ी प्रवासियों ने आगे आके भाग लिया है और उस मुहिम में जुड़े हैं। उससे क्या होगा, उनकी जो विशेषज्ञता है, उनकी एक्सपर्टीज है, उनका अनुभव है, उसका लाभ उनके गांव को या आसपास के जो जगह हैं उनको मिलेगा। और इससे हमारे कई क्षेत्रों में, जैसे कृषि में है, पर्यटन में है और कई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो दूसरी जगह यूज कर रहे हैं वो लोग, उनका भी लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। भारत सरकार ने स्वच्छता पखवाड़ा के मद्देनजर अमृत भारत योजना के तहत विकसित स्टेशनों पर अमृत संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्देश दिया है। इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के रायपुर डिवीजन अंतर्गत आने वाले भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में रेलवे के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक शेष मणि पांडे मुख्य रूप से शामिल हुए। आंध्र उत्कल संघर्ष समिति की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल विशेष करके आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें सम्मिलित हुआ है। एक लंबे समय से दुर्ग से पलासा होते हुए बरहमपुर के लिए एक नई ट्रेन की मांग है। ट्रेन तो आई है लेकिन उधना तक चला गया, उसके हम लोगों ने बोला है कि भिलाई पावर हाउस में स्टॉपेज की भी मांग की है और विशेष रूप से दुर्ग से पलासा की बरहमपुर तक चलाने की भी बात की है। उसके अलावा भिलाई पावर हाउस को जो सर्वांगीण विकास करने के लिए जो प्रयास है उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आज हमारे यहाँ अमृत संवाद के तहत एक बैठक हुई जिसमें सारे लोगों से बैठ करके यहाँ के स्टेशन की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई और किस प्रकार से कार्य चल रहा है इसके विषय में बताया गया। मैं रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य के नाते यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यहाँ जो रेलवे के अधिकारी आए थे उनको बताया मैंने कि सबसे प्रथम तो मॉडल स्टेशन इसको घोषित किया गया है, तो इसे शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र इसको बना करके हमारे भिलाई के जितने भी आम लोगों के लिए ये सुविधा प्रदान कर दी जाए ताकि वो जल्द से जल्द इसका पूरा लाभ उठा सकें। संवाद ये जारी है। मैं अभी स्टेशन पे ही रहूँगा 1 घंटे। सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य कैसे चल रहा है वो देखने के लिए हम यहीं पर हैं। संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, संवाद चल रहा है। आप भी साथ चल सकते हैं, देख सकते हैं रेलवे जो काम कर रही है उस पर जनता का क्या रिएक्शन है, इसी को देखना है। उनको कैसे प्रेरित करना है स्वच्छता की तरफ, साफ सफाई की तरफ, स्टेशन को कैसे मेंटेन करें, यही एक्टिविटी है। तो ये साथ चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। शनिवार की तड़के भिलाई 3 से अहिवारा तक के बीच एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची जब मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतर गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हाइड्रोलिक जैक की मदद से वैगन के पहियों को पटरी पर वापस लाया। गति धीमी होने की वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। इस क्षेत्र में केवल सिंगल रेल लाइन है और यात्री ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती, जिससे इस घटना का असर यात्री सेवा पर नहीं पड़ा। घटना के बाद पूरी तरह से जाँच की गई और मालगाड़ी को आगे रवाना किया गया।
उत्तराखंड में 2 नवंबर को आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित होने जा रही हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के चलते प्रशासन ने आदि कैलाश जाने वाले पर्यटकों के लिए परमिट जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है। ये कदम धावकों को सुरक्षित और शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए उठाया गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस अल्ट्रा मैराथन में देश भर से लगभग 1000 धावक हिस्सा लेंगे। इसके मद्देनजर धावकों के रहने, खाने और मार्ग की व्यवस्था को सहज बनाने के लिए आज से आदि कैलाश यात्रियों के लिए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। पर्यटन सचिव धीराज गबरियाल ने बताया कि परमिट बंद करने का निर्णय केवल यात्रियों के लिए है, न कि धावकों या उनके परिवार के लिए। अभी परमिट हमने उन लोगों के लिए बंद किए हैं जो जितने प्रतिभागी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनसे अलग लोग, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड संख्या में होम स्टेज वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए उस चीज़ को कि कहीं केओस ना हो। पहली बार देखिए कोई भी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में पहली बार इस अल्ट्रा मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उत्तराखंड एक पहला स्टेट है। और वैसे भी 25 सालों में चूँकि हमारी रजत जयंती समारोह भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये मेन इवेंट इसको रखा गया है। तो बाद में जैसे ही आपका 2 तारीख को हमारी मैराथन हो जाएगी, उसके बाद में और टूरिस्टों के लिए इसको खोलेंगे। और चलिए इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पुलिस पर हमला, हिरासत में लिए गए आरोपी को छोड़ने के बाद बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने थाने में पुलिस पर हमला किया। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ लोगों ने पुलिस पर ही हमला किया है। आक्रोशित लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस पर हमला किया। ये तस्वीरें सामने आई है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पुलिस पर हमला किया गया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला किया। दरअसल हिरासत में लिए गए आरोपी को छोड़ने के बाद यहां पर बवाल देखने को मिला और आक्रोशित लोगों ने ही थाने पहुंचकर पुलिस पर हमला किया है। तो लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पुलिस पर यहां पर आक्रोशित लोगों ने हमला किया। हिरासत में लिए गए आरोपी को छोड़ने के बाद यहां पर बवाल देखने को मिला और लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस पर हमला किया। अगली बड़ी खबर, बलरामपुर से गैंग रेप के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की के साथ हुई थी गैंग रेप। 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। दीपावली की रात की यह घटना बताई जा रही है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल दीपावली की रात इस घटना को अंजाम दिए थे आरोपी। पुलिस की हत्थे चढ़ गए हैं। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। कानपुर से भतीजे ने की चाची की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में चाची को आरोपी ने मौत की घाट उतारा था। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जस्तापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो शराब के नशे में चाची को मौत के घाट उतारा व्यक्ति ने। मंगलापुर थाना क्षेत्र के जस्तापुर गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर बलरामपुर में बेटे ने पिता की हत्या की है। शराब पीने से मना करने पर बेटे ने पिता की हत्या की है। आरोपी बेटा हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। कुसमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुसमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है। बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी है। दरअसल शराब पीने से मना करने के बाद जो है बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटा हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया।